हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आई होप कि आपकी मास्टर कैडर की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपको ये वेट नहीं करना कि अभी तो हमारा नोटिस ही नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही नोटिस आएगा ना, उसके बाद तो सारे स्टूडेंट्स से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अभी से करोगे देन आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना। तो गाइस, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियस की जो एक क्लास है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और आज न्यूक्लियस का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी यूनिट है उसके अंदर न्यूक्लियस जो टॉपिक है उसके सेकंड क्लास है। ठीक है, और आज की क्लास में जो न्यूक्लियस टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए कि जो न्यूक्लियस है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था ना कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो कवरिंग होती है, न्यूक्लियस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरियोथिका। क्या बोलते हैं उसको? हम कैरियोथिका। ठीक है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टू टाइप्स की होगी। एक होती है हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक होती है हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेकंड है हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर हम गाइस रिप्रेजेंट करें तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएं तो ये क्या हो जाएगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ऐसे में हमें पता है कि अगर हमें दो मेम्ब्रेन बनानी है तो एक हो जाएगी हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक हो जाएगी हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पर मिल रही है ना, वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा न्यूक्लियर पोर। क्या बनेगा वहां पर? न्यूक्लियर पोर। क्लियर है? तो अभी देखिए ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है हमारे पास? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला था? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो होता है 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर। क्लियर है? और यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये है न्यूक्लियर पोर। और सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर इन आउट में कौन हेल्प करेगा? न्यूक्लियर पोर हेल्प करेंगे। क्लियर है ना आपको? तो अभी गाइस आप इस चीज को देखिए कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको हमने कैरियोथिका, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इस न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ एक सेल ऑर्गेनल है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके साथ एक सेल ऑर्गेनल जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उस सेल ऑर्गेनल को क्या कह देते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर। तो ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो गाइस जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है RER और एक होता है SER। क्लियर? RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। और SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर जो राइबोसोम होते हैं वो क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, अगर यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा? इनका काम रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना।
ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पर तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स वो क्या करेंगे, वो लिपिड सिंथेसिस करेंगे। वो क्या करेंगे, लिपिड सिंथेसिस। क्लियर है, तो इट मीन्स ये काम रहेगा एससीआर का और ये काम रहेगा किसका, आरईआर का। क्लियर है, तो अभी यहाँ पर जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरियोथिका, वहां पर जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कौन सा सेल ऑर्गेनल कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना क्या प्रेजेंट रहेंगे, इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, राइबोसोम। ठीक है, जो मैंने अभी डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं ये क्या है, राइबोसोम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे, आरईआर, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और गाइस आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि जो ये राइबोसोम, देखो एक तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट है, जो ये राइबोसोम है ना वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो राइबोसोम है वो और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ना आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, और क्रोमैटिन क्या है, एक डीएनए है, क्योंकि क्रोमैटिन क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर तो देखो डीएनए प्रेजेंट होगा ही ना, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के बाद फिर क्या बनता है, क्रोमैटिन। ठीक है, तो इट मींस क्रोमैटिन के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डीएनए तो है ही, उसी से क्या बनता है, आरएनए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जब यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तो वो क्या होगा, क्रोमैटिन होगा। तो क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो क्या बना रहा है, आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस है ना गाइस, एक सेल में एक भी हो सकता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, आई मीन टू से, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने क्या दिखा दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा दिया, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इस तरह से, ये क्या है हमारे पास पूरा का पूरा, मैं क्रोमैटिन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, क्रोमैटिन। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है कि जैसे स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगे हुए हैं, बीड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया क्या, क्रोमैटिन बना दिया। क्लियर, तो गाइस इस चीज को नोट कीजिएगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो, बेसिक डाई से स्टेन हो, जो क्या हो, बेसिक डाई से स्टेन हो, उस मटेरियल को क्या नेम दे दिया गया, क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा मटेरियल जो बेसिक डाई से स्टेन हो, उसको क्या नेम दिया गया, उसको नेम दिया गया क्या, क्रोमैटिन। ठीक है, और ये चीज कही किसने थी, ये कहा फ्लेमिंग ने। किसने कहा, फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो आई थिंक गाइस इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखिए। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर ना मैंने आपको ये बात बताई थी जब हमने न्यूक्लियस का फर्स्ट लेक्चर किया था, कि यहाँ पर जो क्रोमैटिन है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो क्रोमैटिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्या बनेगा, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, तो अभी आपको डाउट होगा कि फिर क्रोमैटिन कब दिखेगा और क्रोमोसोम कब दिखेंगे। अगर क्रोमैटिन ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, तो मैं अभी आपको ये भी बोल रही हूँ ना कि जो न्यूक्लियस है
उसके अंदर क्रोमैटिन होगा। और फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है उसकी कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनेगा। तो आपको डाउट होगा कि जो क्रोमोसोम है वो कब दिखेगा और जो क्रोमैटिन है वो कब दिखेगा, है ना। तो गाइस आप इस चीज को ध्यान देना कि हमारे पास ना एक चैप्टर होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला, ठीक है। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको रियलिटी के अंदर समझ आएगा कि एक्चुअल में ये पूरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो बायो में सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जब आप पूरा सिलेबस फिनिश कर लोगे ना देन आप और ज्यादा टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ऐसे ही चला गया है ना ऊपर से ही, तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कनेक्ट कर पाओ। बाकी जो सेल साइकिल वाला पार्ट है वो आप और ज्यादा डिटेल में सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देखो गाइस कि जो सेल साइकिल के अंदर कितने मेनली फेज होते हैं, 2 फेज। कौन कौन से? एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है हमारे पास एम फेज, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। जो इंटरफेज होता है वहां पर क्या दिखता है, उस स्टेज में क्रोमैटिन विजिबल होता है, क्रोमैटिन विजिबल होता है, ठीक है। मींस इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हमें न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गाइस क्या रहेगा, एम फेज, ठीक है। और एम फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेंगे क्रोमोसोम। तो यानी कि यहाँ एम फेज के अंदर क्या विजिबल होंगे, क्रोमोसोम विजिबल होंगे। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। तो इंटरफेज में आपको ध्यान रखना है कि क्रोमैटिन विजिबल होंगे, एम फेज के अंदर क्या विजिबल होंगे, क्रोमोसोम विजिबल होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि जो एम फेज है इसके अंदर भी फर्दर क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये फेज यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं एम फेज के अंदर, और एम फेज के अंदर भी अगर जो फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनमें से किस फेज में वो बेस्ट विजिबल होते हैं, तो मेटाफेज के अंदर वो सबसे अच्छे दिखते हैं। बेस्ट अगर विजिबिलिटी की बात करें तो वो होती है गाइस मेटाफेज के अंदर, ठीक है। क्लियर है आप सभी को इतना। तो अभी आप देखो कि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्या बने, क्रोमोसोम बने। तो ना जनरली आपने बुक्स में देखा होगा कि कई जगह तो जो क्रोमोसोम है उसका डायग्राम ऐसे बना होता है, उसका डायग्राम ऐसे बना रहेगा कई जगह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो आप इस चीज को देखिए कि यहाँ पर गाइस जो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहता है यहाँ पर सेंट्रोमियर। क्या प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। क्लियर है, क्योंकि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से ही क्या बना है, ये क्रोमोसोम बना है। और यहाँ पर देखिए आप इस चीज को ध्यान से देख सकते हो कि सेंटर में क्या हो गया, ये थोड़ा नैरो हो गया है ना, कंस्ट्रक्शन शो की है ना इसने। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है ये सेंट्रोमियर है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज का नैरो हो जाना, ऐसे सिकुड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी। क्लियर है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन है। तो क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन हम इसको बोलेंगे, क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनती है, वो बनती है प्रोटीन से। वो किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन से। और उस प्रोटीन का नेम क्या है, उस प्रोटीन का नेम है पेलिकल। क्या बोलेंगे उस प्रोटीन को, पेलिकल, ठीक है। क्लियर है इतना आप सभी को। जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है,
आपको मैं अभी एक और स्ट्रक्चर करवाऊंगी तो आपको इंटरलेट करना है, फिर आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आप पहले मुझे ये बताओ ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर कितने हैं, 1, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर वो किस चीज को बताता है, क्रोमोसोम के नंबर को। किस चीज को बताएगा, क्रोमोसोम के नंबर को। अगर यहाँ पर सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको, 1, तो इट मीन्स क्रोमोसोम भी कितने हैं, ये 1 है, क्लियर है। तो अभी जो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जो सेंट्रोमियर यहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो ये क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या बन गई, आर्म बन गई, ठीक है। ये क्या है, पी आर्म, और ये क्या है गाइस हमारे पास, क्यू आर्म, क्लियर है। तो अभी आप नोट कीजिए कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम बोलते हैं, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पर भी तो देखो नैरो हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट रहेगा इसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया होगा कि सेंटर में सेंट्रोमियर रहेगा, ठीक है। तो देखो ये भी डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर सेंटर में होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं क्रोमोसोम की। क्योंकि देखो क्रोमोसोम्स के ना अलग अलग टाइप रहेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इस तरह से टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो जनरली ये मैंने सेंटर में लिया है, ठीक है। तो ये मेटासेंट्रिक को दिखा रहा है। तो आप इस चीज को देखिए कि सेंट्रोमियर है यहाँ पर, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और ये जो आर्म है ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये सैटेलाइट है, और इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो सैटेलाइट डीएनए होगा। और जो क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्लूइड की मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमोप्लाज्म। क्या बोलेंगे जिसको हम, क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। तो गाइस फिर पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी गाइस देखिए, प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्रोमोसोम को, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना क्या प्रेजेंट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ, ब्लू मार्कर से यहाँ पे दिखा देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है। इसी काइनेटोकोर के साथ क्या अटैच होंगे, इसी काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, ठीक है। कब अटैच होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप पहले ये नोट कीजिए कि जो काइनेटोकोर है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखिए कि अगर सेल के अंदर देखो क्या होता है कि अगर सेल ने डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये भी तो होगा ना कि जब सेल ने डिवाइड करना है तो वो क्या करेंगे, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। डबल करने के बाद जैसे ये अगर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसको डबल कर लेंगे, ठीक है, सो दैट डिवीजन के बाद इक्वल इक्वल दोनों के अंदर चला जाए, ठीक है ना। सो ये क्या है कि जैसे ही इसने सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो ये क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करेंगे। तो अगर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डबल होगा तो समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सेंट्रोमियर कितने हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर
गए तो क्या जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं हुआ? हुआ है। तो देखो आप क्रोमैटिड ही देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल गाइस डबल हो गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भी तो यहाँ पे सेंट्रोमियर है। कितने सेंट्रोमियर है यहाँ पे? 1 सेंट्रोमियर। तो इट मींस इसको भी हम क्या काउंट करेंगे? 1 क्रोमोसोम। क्या काउंट करेंगे इसको भी हम? 1 क्रोमोसोम, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, बट यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे क्रोमैटिड बताइए कितने हैं? एक क्रोमैटिड तो ये हो गया, ठीक है, एक क्रोमैटिड तो ये हो गया, और एक क्रोमैटिड ये हो गया। तो इट मींस इस एक क्रोमोसोम के अंदर, इस एक क्रोमोसोम के अंदर इस टाइम पे जब उसने जेनेटिक मटेरियल डबल कर लिया तो क्रोमैटिड कितने हैं? 1 2। तो यानी कि इसके अंदर 2 क्रोमैटिड हैं। कितने क्रोमैटिड हैं इसके अंदर? 2। और आर्म्स कितनी हैं बताइए? आर्म्स हैं 1 2 3 4। तो इट मींस यहाँ पे आर्म्स कितनी हैं? 4 आर्म्स हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि ये पहले नॉर्मल है तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जब डबल किया तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। तो जब ये डिवाइड करेंगे ना तो उसके बाद डिवीजन के बाद क्या होगा कि हाफ एक तरफ चला जाएगा और हाफ एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर वही जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर रह जाएगा? सेल डिवीजन के बाद जब 1 से 2 सेल बन रही हैं तो उनके अंदर चला जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी आप इस चीज को देखिए कि जो यहाँ पर एंड प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम का, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम क्या कह देते हैं? टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या है? टीलोमियर है गाइस एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमियर क्या होता है? एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? और यहाँ पर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कह देते हैं? उसको भी हम कहेंगे काइनेटोकोर, ठीक है, क्योंकि इसी काइनेटोकोर के साथ क्या अटैच होंगे? स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और आपको पता ही है कि सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर अरेंज्ड रहेंगे, वहां से जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाई हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और वही स्पिंडल फाइबर इस जो काइनेटोकोर डिस्क है ना उसके साथ अटैच हो जाएंगे और वो इनको स्प्लिट करवाने में हेल्प करेंगे, तो जिससे हाफ जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाएगा और हाफ इधर। उसके बाद सेल्स हैं वो क्या कर जाती हैं? डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर गाइस हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि यहाँ पे जो ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या हो गया? क्रोमोसोम है उसके अंदर आर्म्स बन गई, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहाँ पे है? ये सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर से दूर प्रेजेंट है, नियर द एंड प्रेजेंट है, या फिर एंड के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो उस पोजीशन के बेस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, और वही हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट गाइस करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of position of सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहां पर है उस बेस पे हम क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, किसको? क्रोमोसोम को, ठीक है। तो गाइस ये 4 टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 ही कॉलम्स बना लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है जो हमारे पास वो है मेटासेंट्रिक। क्या है फर्स्ट हमारे पास? मेटासेंट्रिक। सेकंड है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक, और एक है हमारे पास क्या? टिलोसेंट्रिक,
ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, किस बेसिस पे कि सेंट्रोमियर एक्चुअल में प्रेजेंट है कहां पर। ठीक है, तो आप देखिए कि जो मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट रहेगा कहां पर, सेंटर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा कहां पर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बट सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो क्या होगा, वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा, मींस सेंटर से थोड़ा सा दूर। ठीक है, बट एक्रोसेंट्रिक में कहां प्रेजेंट होगा, वो टुवर्ड्स द एंड होगा, एंड की तरफ। ठीक है, नियर द एंड वो प्रेजेंट रहेगा, एंड पर नहीं होगा बट एंड के नजदीक होगा। ठीक है, टिलो का मतलब ही क्या होता है, टिलो का मतलब है एंड। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो एट एंड प्रेजेंट रहेगा, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, टिलोसेंट्रिक बोल देते हैं। क्लियर है। तो गाइस अभी आप देखिए कि जो मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया सेंट्रोमियर, और यहां पर हमने बना दी क्या, इस तरह से ये हमने बना दिया क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम है ये, क्योंकि हमारे पास सेंट्रोमियर एक है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जो सेंट्रोमियर है वो क्या है, सेंट्रोमियर यहाँ पर सेंटर में है, सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या है, सेंटर में है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं, अवे फ्रॉम सेंटर हमें दिखाना है, तो अगर हमें अवे फ्रॉम सेंटर दिखाना है मीन्स सेंटर से थोड़ा सा दूर, तो हमें ऐसे में क्या दिखाना होगा कि सेंटर से दूर हो गया। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आर्म्स हैं वो क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। क्यों बराबर रहेंगी यहाँ पे आर्म्स, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में है। ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो कहाँ होगी, सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो कहाँ है, सेंटर में है, जिसकी वजह से ये आर्म और ये आर्म इनका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि सेम लेंथ की आर्म्स बनेंगी यहाँ पर सेम लेंथ की आर्म्स बनती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इस चीज को देखिए, मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सेंट्रोमियर है वो सेंटर में नहीं है। ठीक है, सेंटर में होता तो यहाँ होता, बट सेंटर से थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर शॉर्ट आर्म बन गई, ये क्या बन गई, शॉर्ट आर्म, और ये क्या बन गई, लॉन्ग आर्म। क्लियर है। तो इट मीन्स ये कैसा क्रोमोसोम हुआ, ये हुआ सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि इसके अंदर सेंटर से थोड़ा दूर है, यहाँ पे सेंटर में है और यहाँ पे सेंटर से थोड़ा दूर है, तो जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी, हमारे पास लॉन्ग आर्म। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें दिखाना है कि टुवर्ड्स दी एंड प्रेजेंट होगा, तो हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे उसको, नियर दी एंड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नियर दी एंड प्रेजेंट है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये नियर दी एंड प्रेजेंट है, तो ऐसे में देखिए ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिर भी ये कुछ ना कुछ आर्म्स दिख रही थी, बट ये बिल्कुल ही कहाँ हो गया, अभी नियर दी एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर नियर दी एंड प्रेजेंट है। क्लियर है, और यहाँ पर हमें बिल्कुल ही एंड के ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो ये मैंने किसके ऊपर दिखा दिया कि ये कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल एंड के ऊपर है। क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हमने डिवाइड कर दिया क्रोमोसोम को। अगर ये सेंटर में है सेंट्रोमियर, तो ऐसे में क्या होगा, वो मेटासेंट्रिक होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम लेंथ की आर्म है, बट यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर से थोड़ा दूर गया, तो ये शॉर्ट आर्म बन गई और ये लॉन्ग आर्म है। तो अभी आपका डाउट होगा कि क्या ये भी शॉर्ट आर्म है, बिल्कुल ये भी शॉर्ट आर्म होगी, और ये क्या है, ये है लॉन्ग आर्म। क्लियर है, तो यहाँ पर ये नियर दी एंड है और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होगा, एट दी एंड प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, टिलो
सेंट्रिक बोल देते हैं। क्लियर है? तो अभी आप देखिए कि जब एनाफेज के टाइम ये सेपरेट होंगे तो देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगी, काइमेटोकोर, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होंगे। तो क्या होगा, ये आपस में स्पिंडल फाइबर की वजह से ये यहाँ पे से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होगा कि जब ये डिवाइड होंगे एनाफेज के टाइम, जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, तो एनाफेज स्पिंडल फाइबर की वजह से ये सेपरेट तो होंगे ही, तो ऐसे में जब एनाफेज के अंदर ये सेपरेट होंगे तो यहाँ से अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक आर्म ये और एक आर्म ये। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है गाइस वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है ये लग रहा है वी शेप। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, वी फेस टाइप। ठीक है, जब ये एनाफेज के बाद सेपरेट होते हैं, तो अगर ये सेपरेट होंगे देन ये कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे भी काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा तो ये भी सेपरेट होंगे। तो ऐसे में फिर आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर एक लॉन्ग आर्म है और एक क्या है, शॉर्ट आर्म है। ठीक है, तो एक मैंने दिखा दी यहाँ पे लॉन्ग आर्म, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारे पास सेंट्रोमियर, और एक हो जाएगी हमारे पास क्या, लॉन्ग आर्म। ठीक है, यहाँ पे तो बराबर दिखाई है, यहाँ पे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो कैसी शेप दिख रही है बताइए इसकी, तो इसकी शेप जो दिख रही है वो है एल शेप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ से सेपरेट होंगे तो इसकी शेप कैसे दिखेगी, एक हमें क्या दिखानी है, एक हमें स्मॉल दिखा देनी है, ठीक है, और एक हमें क्या दिखा देनी है, लार्ज दिखा देनी है। तो ये क्या है, जे शेप। ठीक है, और यहां पर जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आई शेप। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको इनकी अच्छे से वीडियोस भी देखनी है और इनके नोट्स भी प्रिपेयर करनी है। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।